बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। ये जो जलसे कल हुए हैं, इन्होंने तो बिल्कुल एक इलेक्शन का सिनेरियो बदल के रख दिया है। देखें, ईद का दूसरा दिन था और लोग ईद मना रहे होते हैं, लेकिन इसके बावजूद जो इमरान ख़ान साहब ने जलसे किए हैं लोधरा में और मुजफ्फ़रगढ़ में। लोधरा में जो जलसा हुआ वो दिन की रोशनी में हुआ और अब सब ने देखा कि कितनी बड़ी तादाद में कितने ज़्यादा लोग उस जलसे के अंदर शरीक थे। लेकिन जो जलसा मुजफ्फ़रगढ़ में हुआ अलीपुर में, वो तो ऐसा लगता है कि जिस तरह लाहौर में एक बहुत बड़ा जलसा इमरान ख़ान साहब करते हैं, या इस्लामाबाद में उन्होंने एक बहुत बड़ा जलसा किया था, या जैसे उन्होंने कराची के अंदर एक बहुत बड़ा जलसा किया था, ये उस नौइयत का जलसा नज़र आ रहा था। ये जब उन्होंने कहा कि लाइट्स ऑन करें तो फिर हर तरफ हमें वही कुछ नज़र आ रहा था। एक बहुत बड़ा जलसा था, बड़ी दूर दूर तक आवाम थी। और अगर ये कहा जाए कि मुजफ्फ़रगढ़ की तारीख़ ने अपना सबसे बड़ा जलसा देख लिया है, मुजफ्फ़रगढ़ ने अपनी तारीख़ का सबसे बड़ा जलसा देख लिया है, अगर ये कहा जाए तो वो बिल्कुल गलत नहीं होगा। ये यहाँ पे बुखारी फैमिली जो है वो इलेक्शन लड़ते रहे। पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उम्मीदवार थी सैयदा ज़हरा बतूल बुखारी। ये इलेक्शन जीती थी 2018 में, और मुजफ्फ़रगढ़ का 272 जो हलका है एक वहाँ है, और उसके अलावा मुजफ्फ़रगढ़ का एक और हलका भी है, गालिबन 2 हलके मुजफ्फ़रगढ़ के, एक जो है वो 273 है। यहाँ से मोहम्मद सब्तैन रज़ा जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ थे। ये दोनों जो है वो PMLN के कैंडिडेट हैं, जबकि इन दोनों हलकों के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने कैंडिडेट बदल दिए हैं और उन्होंने जतोइयों को टिकट दिए हैं। कहा जा रहा था कि यहाँ मुकाबला होगा, लेकिन जो बुखारी फैमिली उनके लिए हालात बहुत पतले हैं और उनको लोग रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये वाला जो मुजफ्फ़रगढ़ वाला जलसा है वो ये बता रहा है कि ये दोनों सीटें तो बिल्कुल PMLN के हाथ से निकल गई, लोटों को वोट नहीं पड़ेगा। देखें, ज़िमनी इलेक्शन नॉर्मली पता कब होते हैं पाकिस्तान में? जब कोई उम्मीदवार मर जाता है। इस मरतबा ज़िमनी इलेक्शन पता कब हो रहे हैं? जब उम्मीदवारों के ज़मीर मर गए। अब लोगों का इम्तिहान ये है कि क्या उनका ज़मीर ज़िंदा है? जिन लोगों ने 3.5 साल तक इक़्तिदार का मज़ा लिया, जो लोग इक़्तिदार के अंदर मौजूद रहे, जिनके पास वजारतें भी थी, कमेटियाँ भी थी, उनके काम भी हो रहे थे, वो अपने इलाकों में डेवलपमेंट भी करवा रहे थे, उन्हीं सारे लोगों को जो है उनके ज़मीर मुर्दा हुए, ख़ुद नहीं मरे, ज़मीर उनके मुर्दा हुए, और उसके बाद वो मुनहरिफ कर गए, इनहराफ कर गए। उसकी सज़ा के तौर पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उनको डी-सीट कर दिया। यानी उन्होंने एक गैर आइनी काम किया जिसकी सज़ा में उनको डी-सीट कर दिया गया। लेकिन ऐसे लोगों को टिकट दिया PMLN ने, क्योंकि पहले वादा किया हुआ था, और अब उनको अपने टिकट देके इलेक्शन जितवाना चाह रहे हैं। क्या लोगों के ज़मीर गवारा करेंगे कि उनको वोट दें? ये लोगों का एक बहुत बड़ा इम्तिहान है। अगर आप उन्हीं को वोट देते हैं तो फिर आप आज के बाद अपने लीडर से गिला शिकवा नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि सियासतदान पाकिस्तान को आगे नहीं बढ़ने देते। आप ये नहीं कह सकते कि सियासतदानों के ज़मीर मुर्दा होते हैं, बल्कि आपको ये मानना पड़ेगा कि आपके ज़मीर भी मुर्दा हैं, इसीलिए आप ऐसे लोगों को वोट डालते हैं जो लोटे बन जाते हैं, ऐसे लोगों को वोट डालते हैं जो आपके वोट की कीमत लगाते हैं जाकर। तो आसान सा बिल्कुल एक लिटमस टेस्ट है, सबको पता चल जाएगा कि लोग पाकिस्तान के कितने बेहतर हैं और लीडर्स कितने बेहतर हैं। बहरहाल धांधली की मार्जिन फिर भी हम निकालेंगे, क्योंकि कुछ धांधली तो इनको करनी पड़ेगी और बड़े पैमाने पर धांधली की ज़रूरत है इन इंतखाबात को जीतने के लिए। सिचुएशन बड़ी इंटरेस्टिंग है, लेकिन इससे पहले कि मैं सिचुएशन के ऊपर जाऊँ कि इन 20 हलकों में क्या होने जा रहा है, कहाँ पे किसके इम्कानात हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपके सामने रखूँ, इससे पहले आपको कुछ और बताना चाहता हूँ। और ये खबर बहुत इंपॉर्टेंट है और ये मैं बड़ी अंदर से खबर निकाल कर लाया हूँ। काफ़ी अरसे के बाद मेरे एक सोर्स ने मेरे साथ रब्ता किया और उसने मुझे कुछ डॉक्यूमेंट और चीज़ें शेयर की हैं, उसके अपने हाथ से लिखे हुए हैं, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। उन्होंने बताया कि 400 से ज़ायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की लिस्टें तैयार कर ली गई हैं, और ये वो लोग हैं जिन्हें 17 जुलाई के इंतखाबात के बाद फौरी तौर पे गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। वजह क्या है? क्योंकि PMLN की जो पंजाब की हुकूमत है, PMLN की अकेली की तो नहीं है, कुछ आज़ाद लोग भी हैं, राह हक पार्टी का भी एक मेंबर है, चले उनको तो अलग रखें आप, लेकिन पीपल्स पार्टी के साथ लोग भी हैं इसमें।
इस हुकूमत ने ये फैसला किया है कि हर हाल में धांधली करके सीटें निकालनी है। इनको कम से कम 9 सीटें चाहिए। 2 सीटों पे इनकी पोजीशन बेहतर है, 2-3 सीटों पे इनका मुकाबला है। 15 सीटें ये हार रहे हैं। अब 15 सीटें हारने की बजाय ये कोशिश करेंगे कि ये 10 या 11 सीटें हारें और 9 या 10 सीटें कम से कम निकालने की पूरी कोशिश करें। 9 या 10 सीटें निकालते हैं तो इसी स्ट्रेंथ के साथ ये अपनी हुकूमत को महफूज करके लंबे अरसे तक चलाने की कैपेसिटी में आ जाएंगे। ये मैं बात करूं हमजा शहबाज की। तो धांधली के साथ इलेक्शन जीतने का इन्होंने पूरा बंदोबस्त किया है, लेकिन इतनी बड़ी धांधली के बाद क्या पाकिस्तानी चुप हो जाएंगे? क्या पाकिस्तानी आराम से बैठ जाएंगे या इमरान खान साहब चुप करके बैठ जाएंगे? ऐसा नहीं होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज करेगी और अगस्त के महीने में मौसम बहुत बेहतर हो जाएगा और ये एहतजाज अपने उरूज की तरफ जाएगा। लिहाजा PMLN की जो सूबाई हुकूमत है उन्होंने दोबारा पुलिस और इदारों के ज़रिए से लिस्टें तैयार करना शुरू कर दी हैं। सिर्फ लाहौर शहर के अंदर 400 से ज़ायद अफराद की लिस्टें तैयार की गई हैं और ज़िमनी इलेक्शन वाले बाकी शहरों में भी जो हलके हैं या जो शहर हैं वहाँ पे भी लिस्टें तैयार की जा रही हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हज़ारों कारकुनों को दोबारा गिरफ़्तार किया जाएगा। ख़ुसूसन पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात में फुल धांधली में अगर ये जीत जाते हैं, मैं अगर का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ तो धांधली के बावजूद जीतना मुमकिन दिखाई नहीं दे रहा PMLN का या इन लोटों का। अगर तो नहीं जीतते तो सिनेरियो तब्दील हो जाएगा। PTI अगर 13 सीटें जीत जाती है तो बड़े आराम से अपनी हुकूमत बना लेंगे, क्योंकि उनको किसी भी बाहर के आदमी की ज़रूरत नहीं होगी। और अगर वो 13 सीटें जीतते हैं तो आज़ाद उम्मीदवार और राहे हक पार्टी वाला भी आकर उनके साथ बैठ जाएगा। इस तरह PTI बड़े आराम से अपनी हुकूमत बना लेगी। लेकिन अगर PTI सीटें नहीं जीत पाती इतनी और महदूद हो जाती है 11 या 10 सीटों तक, तो फिर PMLN के इम्कानात बन जाएंगे। PMLN के इम्कानात जैसे ही बनेंगे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज शुरू करेगी धांधली की वजह से, और उस एहतजाज को कंट्रोल करने के लिए पहले से बंदोबस्त किया जा रहा है और उसकी लिस्टें तैयार कर ली गई हैं। ये बहुत बड़े पैमाने पर पंजाब में लिस्टें तैयार हुई हैं। होगा क्या कि इलेक्शन रिजल्ट के फ़ौरन बाद पुलिस की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। हर तरफ गिरफ्तारियां होंगी, छापे मारे जाएंगे, चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया जाएगा, कंटेनर्स लगाए जाएंगे, तमाम आवाज़ों को दबा दिया जाएगा और जो मीडिया है पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम, उनका इतना पेट भरा जाएगा कि उन सबको ये कहा जाएगा कि आपने इसकी सेलिब्रेशन में ऐसे चले जाना है कि दूसरी तरफ की धांधली की खबर दब जाए। फ्री हैंड दिया जाएगा पुलिस को और इदारों को, और तमाम जो ग्रोह हैं उनको तैयार किया जाएगा। और जो सिविल किस्म के लोग डंडे बरदार आ जाते हैं, PMLN के आपने देखा 25 मई को भी आए थे, वो भी दोबारा निकल कर मैदान में आएंगे। तो इस तरह से ये एक हिकमत अमली बनाई गई है कि एहतजाज को किस तरीके से रोकना है। लेकिन जो जलसे हैं वो तो पूरी कहानी सुना रहे हैं। वो तो बता रहे हैं कि किसी भी सूरत जो इमरान खान साहब को रिस्पॉन्ड कर रही है पब्लिक, ये इलेक्शन हारने वाले नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। कितने नौजवान विजिलेंट रहते हैं, कितना ज़्यादा पहरा देते हैं पोलिंग स्टेशंस के ऊपर, क्योंकि इमरान खान साहब ने कहा कि 10-10 जवान, जो दलेर जवान है, बहादुर लोग, वो 10-10 करके एक पोलिंग स्टेशन के ऊपर पहरा देंगे और किसी को धांधली करने की इजाज़त नहीं देंगे। कैमरास तैयार रहेंगे, जहाँ पे कोई गलत चीज़ देखेंगे उसको रिकॉर्ड करेंगे। और जो पोलिंग एजेंट्स हैं वो बेहतर लोगों को लगाया जाएगा, वफादार लोगों को लगाया जाएगा, जो अंदर 4 आंखों के साथ देखेंगे और किसी भी किस्म की धांधली को रोकने के लिए अपना रोल प्ले करेंगे। बहरहाल इलेक्शन कमीशन भी एक तरफ है, पुलिस एक तरफ है, इदारे मुख्तलिफ सूबाई ब्यूरोक्रेसी के सारे वो एक तरफ हैं, और कोई 16 पॉलिटिकल पार्टीज एक तरफ हैं, और एक तरफ अकेली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये इलेक्शन लड़ रही है। मुकाबला बड़ा सख्त है। देखना यह है कि तहरीक इंसाफ इस मुकाबले को कैसे जीतती है। अब आ जाए हलकों की तरफ। लाहौर के 4 हलकों में इलेक्शन हो रहा है। सबसे पहला हलका है PP 158। इसके अंदर जितने सर्वे हुए हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सर्वेस के मुताबिक जीतने का इम्कान जो है वो 60 से 65% के दरमियान है, जबकि PMLN का 35 से 40% तक जीतने का इम्कान है। तो यहाँ पे अकरम उस्मान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट हैं, जबकि यहाँ से पहले अलीम खान इलेक्शन जीतते थे। अलीम खान ने इलेक्शन लड़ने का फैसला नहीं किया, तो नून लीग ने अपने हारे हुए उम्मीदवार एहसन शराफत को टिकट दिया है, जो पहले अलीम खान से हार गए थे, और PTI ने अकरम उस्मान को टिकट दिया है। तो ये है जी पहला हल्का लाहौर का। दूसरा PP 167 शब्बीर गुज्जर बमुकाबला नज़ीर चौहान।
यहाँ पे 80-20 का मुकाबला है। नज़ीर चौहान के 20% के इम्कानात हैं, शबीर गुज्जर 80% तक ये इलेक्शन जीत रहे हैं और ये इलेक्शन तो वन साइडेड नज़र आ रहा है। PP 168, साद रफ़ीक यहाँ से इलेक्शन जीते थे नून लीग के, और बाद में ज़िमनी इलेक्शन में असद खोकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इलेक्शन से जीते, क्योंकि साद रफ़ीक मेंबर कौमी असम्बली रह गए थे, सूबाई असम्बली की उन्होंने नशिस्त छोड़ दी थी। असद खोकर अब PMLN के कैंडिडेट हैं, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने एक कारकुन मलक नवाज़ ऐवान को टिकट दिया है। यहाँ 50-50% का मुकाबला है और यहाँ PMLN इसलिए जीत सकती है कि असद खोकर साहब के कुछ बड़े ताकतवर लोगों से ताल्लुकात हैं और उनको बहुत मदद दी जा रही है। इसी हलके के अहम तरीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें एक शराफत भी है और कुछ और लोग भी हैं जो घरों से भागे हुए हैं। 10-12 छापे गुज़िश्ता चंद दिनों में लोगों के घरों के ऊपर मारे गए हैं। लिहाजा असद खोकर का ये इलेक्शन जीतने का इम्कान कुछ हद तक बढ़ जाता है। अगर धांधली ना हुई तो बड़ा सख्त मुकाबला है, वरना असद खोकर ये इलेक्शन जीत जाएंगे धांधली की सूरत में। आ जाए जी तीसरा हल्का लाहौर का। चौधरी अमीन गुज्जर, ये जी भाई हैं ऊन चौधरी के, और उनका मुकाबला ज़हीर खोकर से। ज़हीर अब्बास खोकर पहले इलेक्शन हारते रहे हैं। चौधरी अमीन गुज्जर ने एक इलेक्शन जीता था और गालिबन ये ज़िमनी इलेक्शन था, लेकिन इस मरतबा इस हल्के में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बहुत ज़्यादा हमदर्दी है और PMLN के ख़िलाफ़ लोगों को बहुत ज़्यादा गुस्सा है। ये चौथा हल्का है लाहौर का, और यहाँ पे अगर आप मुकाबला करें तो ज़हीर अब्बास खोकर या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सिचुएशन 170 में बेहतर है। शेखुपुरा में वन साइडेड मुकाबला है जी। PTI ने खुरम शहजाद विरक को टिकट दिया है, नून लीग ने मियाँ खालिद अराई को टिकट दिया है। ये साबिक वज़ीर भी थे और PMLN के लोग इनसे बहुत नफ़रत करते हैं, तो PMLN का इनको टिकट मिला हुआ है। इनको वोट पढ़ना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, और PMLN के लोग नहीं चाहते कि वो इनको वोट डालें। अंदर बड़ी मुज़ामत है, तो खुरम शहजाद विरक के जीतने के इम्कानात ज़्यादा हैं। फैसलाबाद 97, फैसलाबाद जी मैं आपको पहले ही बता दूं कि फैसलाबाद से बिल्कुल लोटा नहीं जीतने वाला अजमल चीमा है, और दूसरी तरफ अली अफजल शाही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार है। और अली अफजल शाही जो हैं ये चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के दामाद भी हैं, तो इनके इम्कानात जीतने के ज़्यादा हैं। 97 इनका PP है। रावलपिंडी से एक इलेक्शन है, राजा असगर अहमद ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में थे और मुनरिफ हुए हैं। PP 7 इसको कहते हैं रावलपिंडी से। कर्नल रिटायर्ड शबीर ऐवान को टिकट दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, तो यहाँ एक जो है वो मुकाबला है, लेकिन रावलपिंडी में आपको पता है कि सिचुएशन बहुत बेहतर है PMLN के मुकाबले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। तो साहिवाल 202, नुमान लंगड़ियाल एक तगड़े आदमी हैं, जो है वो वज़ीर भी रहे हैं पहले, और ये सीट के ऊपर मुकाबला बहुत सख्त है और नुमान लंगड़ियाल जीत सकते हैं। मेजर रिटायर गुलाम सरवर उनके मुकाबले में इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन साहिवाल में जिस तरह का इमरान खान ने जलसा किया है, लोग कीचड़ के बावजूद पानी में खड़े होकर जलसे में शिरकत कर रहे थे, तो यहाँ पर टेबल टर्न हो सकती है। लोधड़ा के इलेक्शन के अंदर कैप्टन रिटायर इज़्ज़त जावेद PTI के और नज़ीर अहमद बलोच PMLN के उम्मीदवार हैं। यहाँ पे भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जितने सर्वेज आए हैं, ये मैंने नहीं किए, मुख्तलिफ लोग करते रहे हैं, उनका पलड़ा भारी है। लोधड़ा के अंदर आपने इमरान खान साहब का जलसा देखा कितना तगड़ा रहा, तो वहाँ पे जो नून लीग के उम्मीदवार थे वो PTI के टिकट से इलेक्शन लड़ रहे हैं, और जो PTI के थे वो नून लीग के टिकट से इलेक्शन लड़ रहे हैं। ज़बार अहमद बड़ाइच नून लीग और आमिर इकबाल शाह PTI के टिकट से इलेक्शन लड़ रहे हैं। पहले ये उल्टा था, अब ये उल्टा हो गया, दूसरी तरह हो गया। इसी तरह जो है वो भक्कर में भी हुआ है PP 90, वहाँ पे सईद अकबर नवानी जो हैं वो PTI छोड़ के चले गए, नून लीग से इलेक्शन लड़ रहे हैं, और इरफानुल्लाह खान नियाज़ी जो है वो इलेक्शन लड़ रहे हैं PTI की जानिब से, पहले नून लीग में थे। और ये इलेक्शन जो है इसमें सईद अकबर नवानी बहुत तजर्बाकार हैं, बहुत पुराने इलेक्शन लड़ने वाले हैं, 8 मरतबा रुकन मुंतखब हो चुके हैं, लेकिन प्रॉब्लम इनके साथ भी वही हो रहा है कि मुनहरिफ होकर गए हैं, तो लोटों के ख़िलाफ़ एक रिएक्शन है पाकिस्तान में, तो ये एक चीज़ इनको तंग कर रही है, वरना ये बड़े तजर्बाकार उम्मीदवार हैं। जंग में फैसल हयात जबवाना ये आज़ाद उम्मीदवार थे, PTI में आए थे, और आज़म छेला ये PTI के पुराने उम्मीदवार थे, इनको दोबारा टिकट दे दिया उन्होंने। 125 इनका PP है, इस वक्त इनकी सिचुएशन बहुत बेहतर है। जंग 127, यहाँ पे भी ऐसा हुआ, असलम भरवाना आज़ाद जीत कर PTI में आए थे, वो अब नून लीग से इलेक्शन लड़ रहे हैं, जबकि PTI ने अपने पुराने उम्मीदवार मोहम्मद नवाज भरवाना को टिकट दे दिया है। और ये भी सेम सिचुएशन है, क्योंकि हमदर्दी का एक वोट है, लेकिन जंग के अंदर बाज़ लोग कहते हैं कि एक सीट हो जाएगी। खुशाब 83, हसन मलिक
ये इलेक्शन लड़ रहे हैं जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, और खुशाब में पीटीआई की सिचुएशन सबको पता है, जितने सर्वे हैं सब बता रहे हैं कि वो बहुत बेहतर है। बहावल नगर में 237, यहाँ पे आज़ाद उम्मीदवार थे, मियाँ फ़िदा हुसैन पीटीआई में आ गए थे, वो अब नून लीग से इलेक्शन लड़ रहे हैं, जबकि सैयद आफ्ताब रज़ा ये पीटीआई की जानिब से इलेक्शन लड़ रहे हैं। मुल्तान का इलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सलमान नईम ने इलेक्शन हराया था शाह महमूद कुरैशी को, वरना शाह महमूद कुरैशी वज़ीर आला पंजाब बनने के चक्कर में थे, और जहांगीर तरीन ने चक्कर चला के उनको हरवा दिया था सलमान नईम से। शाह महमूद कुरैशी तब एमएनए बन गए, एमपीए नहीं बन पाए, तो ये अजीब सूरत हाल हुई थी। अब शाह महमूद कुरैशी के बेटे ज़ैन कुरैशी अपने बाप का बदला लेने के लिए मैदान में आए हैं, जबकि सलमान नईम को हर जगह पे लोटों का सामना करना पड़ रहा है। और मुल्तान के लोग बहुत गुस्से में हैं, क्योंकि मुल्तान ने एक तारीखी जलसा किया है, तारीखी जलसा। 500 साल की तारीख में ऐसा जलसा नहीं हुआ जो इमरान खान साहब का जलसा मुल्तान में हुआ था। तो वो आखिरी जलसा था लॉन्ग मार्च से पहले यहाँ पंजाब में। तो इसमें जो सलमान नईम साहब हैं, इनके लिए बहुत मुश्किल सूरत हाल है। मुजफ्फरगढ़ 272, यहाँ पे सैयदा ज़हरा बतूल बुखारियों की सिचुएशन मैंने आपको पहले ही बताया बहुत बुरी है। मुजफ्फरगढ़ का जलसा आपने देख लिया, ऐसा जलसा कभी मुजफ्फरगढ़ की तारीख में नहीं हुआ। तो मौज़म जतोई को इन्होंने यहाँ पे टिकट दिया है, और इसके साथ वाले हल्के में यासिर अरफात जतोई को टिकट दिया है, जबकि पीएमएलएन की सिचुएशन यहाँ पे कमज़ोर है। लिया में आपने कुछ वीडियोज़ भी देखी जहाँ पे ताजिर भी नाराज़ हो गए, लोग बहुत गुस्से में आ गए। मोहम्मद ताहिर रंधावा जो हैं वो आज़ाद थे, अब नून लीग से हैं, पीटीआई को छोड़ कर आए हैं, तो उनके लोग बहुत खिलाफ हो गए हैं। कैसर अब्बास को टिकट दिया है पीटीआई ने, और आखिरी हल्का 288 है। डीजी खान 288 जो है, इसमें मुनहरिफ रुकन इलेक्शन नहीं लड़ रहे, यहाँ पे अब्दुल कादिर खोसा इलेक्शन लड़ रहे हैं और पीएमएलएन के टिकट से, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सरदार जुल्फ़िकार अली खान खोसा के साहबजादे जो बड़े वाले हैं सैफुद्दीन खोसा, उनको टिकट दिया है। तो इनके ख़ानदान का बड़ा असर रसूख है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, यहाँ वोट भी काफ़ी है। सरदार उस्मान बुज़दार यहाँ से हैं, वज़ीर आला पंजाब थे, और यहाँ पे जो कैंपेन है उसको देख रही हैं ज़रताज गुल वज़ीर। तो ये भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत मुश्किल नहीं होगा। अब डिपेंड करता है कि कितनी ज़्यादा धांधली की जाती है, इदारे कितनी ज़्यादा दो नंबरी करते हैं, और कितना ज़्यादा ताकतवर हल्के जो हैं वो ज़ोर लगाते हैं हमजा शहबाज की हुकूमत को बरकरार रखने के लिए, ताकि वफाक में इम्पोर्टेड सरकार का काम चले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। एक तो लोधरा में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने जो जलसा किया है, ये जो ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं उनके ऐसा लगता है सारे जलसों का रिकॉर्ड टूट गया है। बहुत बड़ी तादाद में लोग आए। इससे पहले बारिशों में उन्होंने जलसे किए, साहिवाल में, शेखुपुरा में, दूसरी जगह पे। तो बारिशों के बावजूद खेतों में पानी में से गुजर के लोग आए हैं, और कीचड़ के अंदर खड़े होकर लोगों ने पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में जलसे अटेंड किए हैं। तो ये जो फ़र्क है ना, ये बहुत बड़ा है, और मसला इस फ़र्क का है। जो पब्लिक की परसेप्शन नज़र आ रही है या लोगों का जो झुकाव नज़र आ रहा है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब इतना वाज़े और इतना ज़्यादा है कि छोटी मोटी धांधली से हमजा शहबाज ये इलेक्शन जीत नहीं पाएंगे। यानी मरीम नवाज़ साहबा उधर से कैंपेन चला रही हैं, और उनकी कैंपेन एक एवरेज कैंपेन है, और हम देखते हैं कि जहाँ पे उनका जलसा होता है लोगों की शमूलियत उतनी नहीं होती। फिर वो रात को जलसा करते हैं जानबूझकर, ताकि रोशनी में पोल ना खुले। फिर ना सिर्फ रात को जलसा करते हैं, उसके अलावा बहुत छोटी और महदूद जगहों पर जलसा करते हैं। जैसा कि चीचावतनी का जलसा था, मेरी वहाँ पर 2 कैमरामैन से बात हुई जो हमारे चैनल से गए हुए थे। मैंने उनसे पूछा सिचुएशन बताओ, उन्होंने कहा जी बहुत महदूद और छोटा जलसा है, और यही लोग कवर कर रहे हैं जो मुख्तलिफ कैमरामैन मुख्तलिफ जलसों को। तो मैंने जब इनसे पूछा, उन्होंने कहा जी ज़मीन आसमान का फ़र्क है, और आप ये समझ लें 20-80 का फ़र्क है जलसों के अंदर। अगर 80 बंदे एक तरफ है तो 20 बंदे एक तरफ हैं। फिर लोगों की एंगेजमेंट बहुत ज़्यादा है। यहाँ सरकारी वसाइल इस्तेमाल किए जा रहे हैं, पटवारी और पुलिस और पता नहीं कौन कौन से महकमे इस्तेमाल करके बंदे इकट्ठे किए जाते हैं, पूरा ज़िला इकट्ठा किया जाता है, और उधर इमरान खान साहब जो हैं सिर्फ उस हल्के का इलेक्शन कर रहे होते हैं। तो सिचुएशन बड़ी डिफ़िकल्ट है पीएमएलएन के लिए या लोटों के लिए कि वो इलेक्शन कैसे जीतें। छोटी मोटी धांधली से काम नहीं चलेगा, छोटी मोटी 2 नंबरी से काम नहीं चलेगा, यहाँ पे झुड़लू फेरना पड़ेगा। 21वीं सदी में झुड़लू फेरना पड़ेगा। सबके पास एंड्रॉयड फ़ोन है, झुड़लू फेरना पड़ेगा। क्या इंटरनेट बंद कर दिया जाएगा उस दिन? क्या लोगों के राब्ते मुनक़ता कर दिए जाएंगे उस दिन? क्या उस दिन उन हल्कों की बिजली बंद कर दी जाएगी? किस तरीके से आप इंफॉर्मेशन का फ़्लो रोकेंगे? क्योंकि लोग वोट डालने के लिए निकलेंगे और वोट के ऊपर पहरा भी देंगे। धांधली आप कर सकते हैं छोटे मोटे तरीक़ों से, लेकिन झुड़लू फेरना मुश्किल होगा। और अगर झुड़लू फेर दिया या बहुत बड़े पैमाने पर धांधला हो गया, तो उसके बाद एक रोला पड़ जाएगा पाकिस्तान में,
और धांधली अगर करेगी सूबाई हुकूमत या वफाकी हुकूमत तो इल्ज़ामात पाकिस्तान के इदारों तक के ऊपर लगेंगे। ये मैं आपको फिर बता रहा हूँ और बड़ी क्लियर बात बता रहा हूँ कि क्योंकि जो कुछ ये हुकूमत करती है उसका इल्ज़ाम पाकिस्तान के इदारों के ऊपर भी लगता है। लिहाजा जब भी ये हुकूमत बड़ा खुल खुलाकर धांधली करेगी, अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर को यूज़ करेगी, अपने सरकारी वसाइल को इस्तेमाल करेगी, सरकारी ताकत को इस्तेमाल करेगी, पुलिस और महकमों को इस्तेमाल करेगी, तो जो ये धांधला करेंगे उसका मलबा जाकर पाकिस्तान के इदारों पर भी गिरेगा, ताकतवर शख्सियात के ऊपर गिरेगा और उनको मज़ीद शर्मिंदगी का सामना इस इम्पोर्टेड हुकूमत की वजह से करना पड़ेगा। इतना आसान ये सारा कुछ नहीं रहेगा, लेकिन ये करने की तैयारी की जा रही है, वरना ये वन साइडेड इलेक्शन है। 2 सीटों से ज़्यादा लोटे इलेक्शन नहीं जीत सकते, घर से निकलना मुश्किल है, इलेक्शन कैसे जीतेंगे। मैं आपको एक बड़ी ज़बरदस्त मुझे एक कोटेशन किसी ने भेजी है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। कन्फ्यूशियस ने कहा था 2500 साल पहले, और उनसे किसी ने सवाल किया कि जो मिसाली हुकूमत होती है उसकी कौन सी अहम चीज़ें होती हैं, तो उन्होंने कहा 3 चीज़ें, 3 इक़दार जो हैं वो बड़ी अहम होती हैं एक मिसाली हुकूमत की। पूछा गया कौन सी, तो पहली उन्होंने कहा कि दिफा, दूसरी उसने कहा कि खुराक की फराहमी, और तीसरी उसने कहा कि अवाम का हुक्मरानों के ऊपर एतमाद। ये 2500 साल पहले कन्फ्यूशियस ने कहा था। तो अब जब उससे पूछा गया कि इनमें से अगर तीनों में से एक चीज़ निकालनी हो तो कौन सी निकालें कि काम चल जाए, उन्होंने कहा दिफा को निकाल दो, खुराक को और अवाम के हुक्मरानों के ऊपर एतमाद को, इन चीज़ों को रहने दो। उन्होंने कहा अगर एक और चीज़ निकाल दें और सिर्फ एक चीज़ के ऊपर मिसाली हुकूमत चलानी हो तो उन्होंने कहा कि अवाम का हुक्मरानों के ऊपर एतमाद, यानी अगर ये ख़त्म हो जाए तो फिर कुछ भी बाकी नहीं बचता। कन्फ्यूशियस ने अपने जवाबात में ये वजाहत दी थी कि अगर अवाम हुक्मरानों पर एतमाद करती हो तो कोई उन्हें ना तो गुलाम बना सकता है और ना ही वो भूखे मर सकते हैं, वरना दोनों चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं होता। अब ज़रा इसको गौर से सुने आप। अगर अवाम को अपने हुक्मरानों के ऊपर एतमाद हो तो उनके पास दिफाई ताकत ना भी हो तो कोई उन्हें ग़ुलाम नहीं बना सकता। अगर अवाम का अपने हुक्मरानों के ऊपर एतमाद हो तो वो मिलकर कोई ना कोई ऐसा रास्ता बना लेते हैं कि वो भूखे भी नहीं मरते, लेकिन ये एतमाद होना ज़रूरी है। आप सब अपने आप से सवाल पूछिए कि इस वक्त जो पाकिस्तान में इम्पोर्टेड हुकूमत मौजूद है, क्या उस हुकूमत पे पाकिस्तानियों को एतमाद है या पाकिस्तानी उसके ऊपर एतबार करते हैं? उन्होंने जिस तरह के टीके लगाए हैं महंगाई के, या जिस तरह का इनको तबाही फेरी है पाकिस्तानियों के साथ, जिस तरह इनको फैंटी लगाई है, घरों के अंदर घुसे हैं। यानी एहसन इकबाल वाली वो वीडियो का एक मामला चल रहा था। मैं इससे पहले कि आपको इमरान खान साहब ने जलसे में क्या कहा वो बताऊं, मैं ज़रा वीडियो के मामले पे आपको एक चीज़ बता देता हूं कि एहसन इकबाल साहब कह रहे थे कि चोर चोर, डाकू डाकू, ये सारा कुछ जो है वो इमरान खान ने लोगों को सिखाया और उनको ख़राब कर दिया। नौजवानों को, नई नस्ल को इमरान खान ने ख़राब कर दिया। वो हमें देखते ही चोर चोर, डाकू डाकू कहते हैं। आपकी पार्टी में बहुत सारे लोग हैं जिनको देखकर वो चोर और डाकू नहीं कहते, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनको देखकर वो चोर और डाकू कहते हैं। यानी मियां नवाज शरीफ साहब लंदन में जब निकलते हैं बाहर, कोई ना कोई चोर की आवाज़ लगा देता है, कोई ना कोई डाकू की आवाज़ लगा देता है। सलमान शहबाज जब निकलते हैं कोई ना कोई चोर या डाकू की आवाज़ लगा देता है। आप खुद चले जाएं जहाँ पे लंदन में, यूरोप में, किसी मुल्क में, आप जर्मनी में, फ्रांस में, अब किसी भी एक मुल्क के अंदर जाके आप निकलें बाहर, सड़कों के ऊपर आप घूमें, लोग आपको चोर और डाकू की आवाज़ें लगाएंगे। तो ये वहाँ पे आप क्यों नहीं रोकते? यहाँ पे आप क्यों ज़बरदस्ती करते हैं? अब उस फैमिली ने कहा जी हमारे साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं हुई, लेकिन क्या एक अंधे को भी समझ आती है कि जिन्होंने आकर माफ़ी मांगी है वो अब टीवी पर आकर कहेंगे कि जी हमने माफ़ी इसलिए मांगी कि हमारे साथ ज़्यादती और ज़बरदस्ती की गई थी? कुछ लोगों का ये मानना है, मोहित पीरज़ादा साहब ने ये कहा भी और एक ट्वीट किया उन्होंने कि इसमें शायद आईबी को और पुलिस को इस्तेमाल किया गया है और दबाव डाला गया उस फैमिली के ऊपर कि वो जाएँ और जाकर एहसन इकबाल से माफ़ी मांगें। अब एहसन इकबाल साहब की असल वीडियो अब सामने आई है और जो सारा किया कराया था उसके ऊपर पानी फिर गया। वो बन गए थे बहुत बड़े फ़िलासफ़र और वो बहुत बड़े अरस्तू बन गए थे और उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया था कि हम तो बहुत अच्छे लोग हैं, हमने तो दिल से माफ़ कर दिया था, हम तो कोई ऐसा सख्त लफ्ज़ बोलते भी नहीं हैं। ये तो इमरान खान की तरबियत है कि चोर और डाकू को। तो एहसन इकबाल साहब का अपना एक जुमला उनके सामने आकर खड़ा हो गया और ये वीडियो अब निकली है, पहले नहीं थी। एहसन इकबाल ने उस जुमले में क्या कहा? उन्होंने कहा कि इमरान खान नवाज शरीफ की जूती के भी बराबर नहीं है। यानी आपको कोई चोर कहे तो बहुत बुरी बात है,
आप एक पार्टी के लीडर को कहें कि वो दूसरे आदमी की जूती के बराबर नहीं है, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो एहसन इकबाल साहब का जुमला आप सुन लें और फिर आप मुनाफकत देख लें। सुनिए आप। इमरान खान जो है ना, नवाज शरीफ की जूती के बराबर भी नहीं। तो जी आपने ये जुमला सुन लिया, आपको आइडिया हो गया कि एहसन इकबाल साहब क्या कह रहे थे, जहां से ये लड़ाई शुरू होती है। बहरहाल इसके अंदर अब जितना आप जाएंगे उतना गंद उछलेगा, और ये PMLN का पुराना वतीरा है। ये सबको गाली देते हैं और जब कोई इनको जवाब देता है तो ये कहते हैं कि ये बहुत गालियां देता है। इमरान खान साहब ने लोधरा में कहा कि मुल्क पर 2 डाकू आए हैं, एक जरदारी है और दूसरा शरीफ खानदान है। कराची में बारिश हुई है, कौम की तवज्जो कराची पर दिलाने लगा हूँ। कराची पाकिस्तान का माशी दारुल हुकूमत है। 14 साल से डाकू वहाँ बैठा है, शहर खंडर बन गया है। उस्मान बुज़दार ने लाहौर में ज़ेरे ज़मीन टैंक बनाए, बारिश का पानी अब खड़ा नहीं होता, और ये ठीक बात है। शहबाज शरीफ के दौर में आपको याद है लंबे बूट, शहबाज शरीफ साहब छतरी लेके लंबे बूट पहन के आ जाते थे और नीचे उंगली करके कैमरामैन को कहते थे नीचे फुटेज बनाओ, नीचे पैरों से ऊपर तक आनी चाहिए। हमजा शहबाज भी यही करते थे, लंबे बूट पहन लेते थे। तो ये दोनों बाप बेटा लंबे बूट पहन के आ जाते हैं शहर के अंदर, और इन्होंने बड़ी मौजें की। इन्होंने शहर में पानी खड़ा होता था, ये जाके लंबे बूट पहन के एंजॉय करते थे। लेकिन उस्मान बुज़दार आए, उन्होंने लंबे बूट नहीं पहने, उन्होंने ज़मीन के नीचे टैंकर्स बनाने शुरू किए, बड़े बड़े पानी के वाटर टैंक्स। अब बारिश होती है तो पानी जाके उनके अंदर जमा हो जाता है। इस तरह लाहौर में पानी उस तरह इकट्ठा नहीं होता जैसे माजी में इकट्ठा हुआ करता था। इसकी बात इमरान खान साहब कह रहे हैं। जरदारी और मुराद अली शाह के खिलाफ मुकदमात तैयार थे। सिंध हुकूमत का पैसा चोरी करके दुबई जाता है। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि कराची में बारिश के पानी के लिए कुछ करना है। जब तक जरदारी डाकू सिंध पर काबिज है, सूबा तरक्की नहीं कर सकता। और फिर उन्होंने एहसन इकबाल के बारे में कहा कि अरस्तू कहता है कि करप्शन होती है, हक और सच के साथ खड़े होना चाहिए। जिनके पास ताकत थी वो चोरी को इतना बुरा नहीं समझते थे। इमरान खान साहब ने दोबारा शिकवा किया है ताकतवर हलकों से। कभी वो माशरा ऊपर नहीं जा सकता जो बुराई के साथ हो। कौन सी ताकत थी जो आसिफ जरदारी को सज़ा दिलाने से रोकती थी? उन्होंने कहा जी मेरे खिलाफ महंगाई की मुहिम चलाई गई थी। महंगाई पर सारा वक्त मुहिम चलाने वालों ने आते ही अपने करप्शन के केसेस ख़त्म किए। मौजूदा हुकूमत ने आते ही 1100 अरब रुपए के केसेस ख़त्म करवाए, और उसका डाका पाकिस्तान की तारीख में इतना बड़ा पहले कभी नहीं पड़ा। नैब कवानीन तरामीम के जरिए ख़त्म करके अपने मुकदमात ख़त्म करवा दिए। महंगाई 2 महीनों में बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई। और हमजा शहबाज के बारे में उन्होंने कहा कि अंडों की कीमत में 36% इजाफा कर दिया, क्योंकि उनका कारोबार मुर्गी और अंडे का है। मुर्गी हमारे दौर में 300 की थी, अब 600 रुपये की है। वैसे भी आपको पता है महंगाई 32-33% की शरह से बढ़ चुकी है और लगातार बढ़ती चली जा रही है। और उन्होंने कहा जी गोरे आदमी को देख के शहबाज शरीफ साहब फ़ौरन लेट जाते हैं। बरतानवी सफ़ीर को केक खिला रहे हैं मीठा मुंह बना के, आपने वो देखी भी है वीडियो, तो उन्हें शर्म आनी चाहिए। गोरे को देखता है तो उसके पाँव में गिर जाता है और मुंह में केक डालना शुरू कर देता है। फिर उन्होंने कहा नौजवानों को मैं कहता हूं कि ये इलेक्शन लोटों को हराना है। 17 जुलाई को हकीकी आज़ादी की जंग है। मैं किसी के सामने झुका हूं, ना आपको किसी के सामने झुकने दूंगा। ये लोग पैसे बांट रहे हैं, चोरों से पैसे ले लो और वोट बल्ले को डालना। इलेक्शन कमीशन को साथ मिलाकर इलेक्शन चोरी करने की कोशिश की जा रही है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर हमजा और मरियम के कदमों में बैठा हुआ है। मिस्टर एक्स को सब जानते हैं। ज़िमनी इलेक्शन में लोटों को शिकस्त देनी है। इलेक्शन के दौरान नौजवानों घर घर जाकर आपने अवाम को बताना है कि यह जहाद है। फिर इमरान खान साहब ने खदशे का इजहार किया कि कौम का हाल श्रीलंका वाला होने जा रहा है। इंपोर्टेड हुकूमत ने आते ही बिजली 35 रुपये फी यूनिट कर दी है। चेरी ब्लॉसम कहता है कि मैं भीख तो नहीं मांगने आया मगर मजबूरी है। शहबाज शरीफ इसका भाई और जरदारी तुम बेशरम हो। बेशरमो, तुम एक अजीम मुल्क के गीदड़ लीडर हो। कायदे आज़म एक आज़ाद और खुददार इंसान थे। ये 2 खानदान अरबपति खरबपति बन गए, मुल्क मकरूज हो गया। इन्होंने गैस की कीमत 45% बढ़ा दी है। उन्होंने डीजल की कीमत 130 रुपये बढ़ा दी है। घी 22 रुपये और पेट्रोल 100 रुपये लीटर बढ़ा दिया है। ये चीज़ें आपके सामने हैं। तो नाज़रीन, ये इमरान खान साहब का खिताब था। उसके अलावा उन्होंने मजम्मत भी कि कराची के अंदर जिस तरह बारिश हुई है और कोई बंदोबस्त किया ही नहीं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, और ना उनका कोई इरादा लगता है आइंदा बंदोबस्त करने का। लेकिन कराची के अंदर जो इमरान खान साहब ने बात की वो बिल्कुल ठीक है। रोशनियों के शहर से लेकर ओजड़ियों के शहर तक मैंने आज इसके मंजर देखे हैं। जगह जगह ओजड़ियाँ पड़ी हुई हैं, जगह जगह आलाइशें पड़ी हुई हैं। शहर के अंदर ताफुन फैला हुआ है, पूरा का पूरा शहर डूब रहा है। और बारिश कितनी हुई है, यानी 2020 में जो बारिश हुई थी वो 223 मिलीलीटर हुई थी। 2020 में, मैं आपको रिकॉर्ड सीधा करवा रहा हूँ, ज़रा इन्होंने फ्रॉड किया है। सिंध हुकूमत ये कह रही है कि कराची में अब जो बारिश हुई है वो उतनी है जितनी 2020 में हुई थी। झूठ बोल रहे हैं। 2020 में जो बारिश हुई थी वो हुई थी 223 मिलीमीटर। उसमें कराची डूब गया था जैसे अभी डूबा हुआ है। इस मरतबा जो बारिश हुई है वो हुई है 106 मिलीमीटर 2022 में अभी, तो उसमें भी कराची पूरी तरह वैसे ही डूब गया है।
इसका मतलब है कि इन 2 सालों के अंदर सिंध हुकूमत ने कोई टके का काम नहीं किया। यही बिलावल वाली बात है, बारिश आता है तो पानी आता है, ज़्यादा बारिश आता है तो ज़्यादा पानी आता है। ये बिलावल का स्टेटमेंट था और लगता है इसी स्टेटमेंट के साथ कराची चलता रहेगा। ये पूरे मुल्क पे हुकूमत करने के ख्वाब देख रहे हैं, ये पंजाब में हुकूमत बनाने के ख्वाब देख रहे हैं और कराची की हालत इन्होंने वो कर दी है कि कराची शहर का बेड़ा गर्क करके रख दिया है इस पॉलिटिकल पार्टी ने। मज़े की बात यह है कि कराची डूब गया है और इसी पानी के अंदर डूब गई इंपोर्टेड हुकूमत की कारकर्दगी। कोई PMLN कराची वालों के लिए आवाज़ नहीं उठा रही, कोई MQM कराची वालों के लिए आवाज़ नहीं उठा रही। MQM ने अब तक हुकूमत से अलहदा होने की धमकी भी नहीं दी और पीपल्स पार्टी का लगातार 14वां साल है कराची में हुकूमत का, तबाही फेर कर रख दी है। तजावज़ात हैं कराची में, गैर कानूनी तामीरात हैं कराची में, बैड गवर्नेंस है, लोगों का अरबों रुपए का सामान हर साल कराची में होने वाली बारिश से डूब जाता है और पूरा का पूरा शहर रुक जाता है। ये सारा मैनेज किया जा सकता है, लेकिन मैनेज करने की ना किसी की नीयत है ना कोई करना चाहता है। वफाकी हुकूमत ने अपने बजट से जो नाले बनवाए थे उनको भी कराची की सरकार ने, क्योंकि उनके हैंड ओवर कर दिए गए थे, उन सबको भी चौक कर दिया है। उन सब के अंदर भी कचरा जमा हो गया है। कोई काम करने के लिए तैयार नहीं है, कोई सिस्टम कराची में नहीं चल रहा और सारा कुछ जो है वो उन्होंने कुदरत के ऊपर छोड़ा हुआ है। और जब बारिश होती है तो कराची वालों का अरबों रुपए का सामान जो है वो डूब कर तबाह हो जाता है। एक आवाज़ बार बार उठाई जा रही है नाज़रीन, वो आवाज़ ये उठा रही है, लोग उठा रहे हैं कि अली वज़ीर को क्यों नहीं छोड़ रहे। भाई जब अली वज़ीर का वोट चाहिए था तो तब तो उसके तलबे चाट रहे थे सारे। उसको निकाल कर लेकर आए जेल से, लाकर असेंबली में बिठाया, बड़ी इज्जत की, मौका भी दिया और उसका वोट भी ले लिया। मोहसिन दावड़ जो PTI के दौर में रोज़ कहता था कि अली वज़ीर को छोड़ो, अली वज़ीर को छोड़ो, भाई आप धमकी दे दें मोहसिन दावड़, ANP और फजलुर रहमान या पीपल्स पार्टी कोई भी जमात, 2 बंदे सिर्फ शहबाज शरीफ को धमकी दें कि 24 घंटे के अंदर अंदर अली वज़ीर को आज़ाद कर दो। हालांकि मेरे ख्याल में अली वज़ीर ने जो बात की है वो गलत है। किसी और के जुर्म के साथ उसके जुर्म का मुवाजना नहीं किया जा सकता। अली वज़ीर ने कहा था कि मैं इन फौजी जर्नैलों को जो बाढ़ लगी हुई है बॉर्डर पे उसकी तार के साथ लपेटूंगा और जीप के साथ बांध कर घसीटूंगा। ये बात अब करने के बाद, यानी ये बात तो बहुत ही नामुनासिब और गलत है। ऐसी बात तो कोई भी नहीं करता और तकाबली जायज़ा आप किसी और के बयान से उसका ले भी नहीं सकते, किसी बयान के साथ नहीं कर सकते। तो मेरी नज़र में तो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अब अगर छुड़वाना है और इतने दावे किए जा रहे हैं तो 2 MNA जाएं और जाके शहबाज शरीफ को कहें कि 24 घंटे में छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारी हुकूमत गिरा देंगे। 24 घंटे के अंदर शहबाज शरीफ छोड़ देगा। लेकिन ये सब ड्रामा है, सब बेईमानी है, अंदर से सब मिले हुए हैं और आपको पता चल रहा है। अब तक लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप YouTube चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। ये जो जलसे कल हुए हैं इन्होंने तो बिल्कुल एक इलेक्शन का सिनेरियो बदल के रख दिया है। देखें, ईद का दूसरा दिन था और लोग ईद मना रहे होते हैं, लेकिन इसके बावजूद जो इमरान खान साहब ने जलसे किए हैं लोधरा में और मुजफ्फरगढ़ में। लोधरा में जो जलसा हुआ वो दिन की रोशनी में हुआ और अब सब ने देखा कि कितनी बड़ी तादाद में, कितने ज़्यादा लोग उस जलसे के अंदर शरीक थे। लेकिन जो जलसा मुजफ्फरगढ़ में हुआ अलीपुर में, वो तो ऐसा लगता है कि जिस तरह लाहौर में एक बहुत बड़ा जलसा इमरान खान साहब करते हैं या इस्लामाबाद में उन्होंने एक बहुत बड़ा जलसा किया था या जैसे उन्होंने कराची के अंदर एक बहुत बड़ा जलसा किया था, ये उस नौइयत का जलसा नज़र आ रहा था। ये जब उन्होंने कहा कि लाइट्स ऑन करें तो फिर हर तरफ हमें वही कुछ नज़र आ रहा था। एक बहुत बड़ा जलसा था, बड़ी दूर दूर तक आवाम थी। और अगर ये कहा जाए कि मुजफ्फरगढ़ की तारीख़ ने अपना सबसे बड़ा जलसा देख लिया है, मुजफ्फरगढ़ ने अपनी तारीख़ का सबसे बड़ा जलसा देख लिया है, अगर ये कहा जाए तो वो बिल्कुल गलत नहीं होगा। ये यहाँ पे बुखारी फैमिली जो है वो इलेक्शन लड़ते रहे पहले। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उम्मीदवार थी सैयदा ज़हरा बतूल बुखारी। ये इलेक्शन जीती थी 2018 में और मुजफ्फरगढ़ का 272 जो हलका है एक वहाँ है और उसके अलावा मुजफ्फरगढ़ का एक और हलका भी है, गालिबन 2 हलके मुजफ्फरगढ़ के, एक जो है वो 273 है। यहाँ से मोहम्मद सब्तैन रज़ा जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ थे। ये दोनों जो है वो PMLN के कैंडिडेट हैं, जबकि इन दोनों हलकों के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने कैंडिडेट बदल दिए हैं और उन्होंने जतोइयों को टिकट दिए हैं। कहा जा रहा था कि यहाँ मुकाबला होगा, लेकिन जो बुखारी फैमिली उनके लिए हालात बहुत पतले हैं
और उनको लोग रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये वाला जो मुजफ्फरगढ़ वाला जलसा है वो ये बता रहा है कि ये दोनों सीटें तो बिल्कुल PMLN के हाथ से निकल गई, लोटों को वोट नहीं पड़ेगा। देखें, ज़िमनी इलेक्शन नॉर्मली पता कब होते हैं पाकिस्तान में? जब कोई उम्मीदवार मर जाता है। इस मरतबा ज़िमनी इलेक्शन पता कब हो रहे हैं? जब उम्मीदवारों के ज़मीर मर गए। अब लोगों का इम्तिहान ये है कि क्या उनका ज़मीर ज़िंदा है? जिन लोगों ने 3.5 साल तक इक़्तिदार का मज़ा लिया, जो लोग इक़्तिदार के अंदर मौजूद रहे, जिनके पास वजारतें भी थी, कमेटियाँ भी थी, उनके काम भी हो रहे थे, वो अपने इलाकों में डेवलपमेंट भी करवा रहे थे, उन्हीं सारे लोगों को जो है उनके ज़मीर मुर्दा हुए, खुद नहीं मरे, ज़मीर उनके मुर्दा हुए और उसके बाद वो मुनहरिफ कर गए, इनहराफ कर गए। उसकी सज़ा के तौर पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उनको डी-सीट कर दिया। यानी उन्होंने एक गैर आइनी काम किया जिसकी सज़ा में उनको डी-सीट कर दिया गया। लेकिन ऐसे लोगों को टिकट दिया PMLN ने, क्योंकि पहले वादा किया हुआ था, और अब उनको अपने टिकट देके इलेक्शन जितवाना चाह रहे हैं। क्या लोगों के ज़मीर गवारा करेंगे कि उनको वोट दें? ये लोगों का एक बहुत बड़ा इम्तिहान है। अगर आप उन्हीं को वोट देते हैं तो फिर आप आज के बाद अपने लीडर से गिला शिकवा नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि सियासतदान पाकिस्तान को आगे नहीं बढ़ने देते। आप ये नहीं कह सकते कि सियासतदानों के ज़मीर मुर्दा होते हैं, बल्कि आपको ये मानना पड़ेगा कि आपके ज़मीर भी मुर्दा हैं, इसीलिए आप ऐसे लोगों को वोट डालते हैं जो लोटे बन जाते हैं। ऐसे लोगों को वोट डालते हैं जो आपके वोट की कीमत लगाते हैं जाकर।